عائشہ का शोहर वफात पा चुका था और उसकी एक बच्ची थी। एक दिन आयशा की बच्ची को बहुत तेज बुखार हुआ। उसके पास पैसे नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास ले जाए। वो बहुत परेशान हो गई थी और दुआ करती रही कि अल्लाह ताला उसकी मदद करे और वो बच्ची के लिए दवाई ला सके। अकेली औरत कर भी क्या सकती है, या रो ले या फिर परेशान हो जाए। गुर्बत वैसे भी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, खास तौर पर जब औलाद बीमार हो और माँ कुछ भी ना कर सके। वो बेचैनी में अंदर बाहर हो रही थी। अभी वो घर के बाहर परेशानी में दाएं बाएं देख रही थी कि सामने से एक शख्स आता दिखाई दिया। वो पास आकर बोला, बीबी, ये कुछ पैसे मेरे साहब ने दिए हैं, हमारी गाड़ी पंचर हो गई थी। साहब की नजर तुम पर पड़ी, उन्हें लगा तुम परेशान हो, बस बहुत नरम दिल है वो। फौरन कहा, ये रकम उस खातून को दे आओ। उसने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। आयशा हैरानी से कभी गाड़ी को और कभी रकम को देखती। उसने फौरन वो रकम ले ली और बहुत सी दुआएं देकर कहा, अपने साहब को कहना मैं मांगती नहीं हूँ, मगर इस वक्त बहुत मजबूर हूँ। बेटी बीमार है और दवा के पैसे नहीं थे। खुदा ने आपके साहब को फरिश्ता बनाकर भेजा है, शुक्रिया अदा करना उनका। ये कहकर वो अंदर बच्ची को उठाने गई। बच्ची 12-13 साल की थी। आयशा की आंखों से आंसू जारी थे, कुछ खुशी के, कुछ शुक्राने के। वो बच्ची को बाहर लाई और रिक्शे का इंतजार करने लगी। सामने चौधरी साहब की गाड़ी भी तकरीबन ठीक हो गई थी। गाड़ी वाले साहब, जिनका नाम फारूक था, उनकी नजर आयशा पर पड़ी, जो रिक्शे के लिए नजरें दौड़ा रही थी। वो गाड़ी को लेकर उसके पास आए और बोले, बीबी बैठ जाओ, अस्पताल छोड़ाते हैं तुम्हें। आयशा पहले हिचकिचाई, मगर जब उन्होंने कहा बच्ची की तबीयत ना बिगड़ जाए, जल्दी डॉक्टर को दिखा लो, तो वो फौरन बैठ गई। फारूक कौन था? एक बहुत अमीर आदमी था। वो एक बड़े शहर में रहता था जहाँ उसके पास बहुत सारी दौलत थी। फारूक के पास कई गाड़ियां, फैक्ट्री और एक बहुत बड़ा बंगला था। वो रोज बहुत से लोगों की मदद करता था। उसका एक ही बेटा था, तकरीबन 16 साल का हो चुका था। उसे एक अजीब सी बीमारी थी। उसका बैठते बैठते अचानक एक हाथ मुड़ जाता था और 1000 कोशिश के बावजूद भी ठीक नहीं होता था। कई डॉक्टर्स को दिखाया, मगर दवा से आहिस्ता आहिस्ता खुद ही 2-3 दिन बाद ठीक हो जाता था। फारूक और उसकी बेगम अपने इकलौते बेटे के लिए काफी परेशान और फिक्रमंद रहते थे, क्योंकि हाथ की तकलीफ में वो बहुत ज्यादा चीखता चिल्लाता था। डॉक्टरों के साथ साथ वो दोनों बच्चों को लेकर अब आलिमों के पास भी जाने लगे। गर्जमंद दीवाना होता है। ये दोनों भी दीवानों की तरह बेटे की बीमारी के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते थे। एक बार किसी के बताए हुए आस्थाने पर बेटे को लेकर गए। उसे सारी हकीकत बताई और अपनी परेशानी भी। उस बाबा ने बच्चे को पहले अच्छी तरह देखा, उसके बाजू को दबा दबा कर चेक किया, बच्चे की आंखों में झांका, फिर थोड़ी देर खामोश रहने के बाद बोला, दरअसल इसे नजरे बद है और बड़ी गहरी है। इसको आराम आ जाएगा, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। या तो इसकी शादी जल्द कर देना, तो हो सकता है ये जल्द ठीक हो जाए। जब शादी करोगे तब इसे लेकर मेरे पास आना, तब मैं बताऊंगा कि क्या करना है, जिसकी वजह से ये ठीक हो पाएगा। हाँ, ये दम वाला तेल ले जाओ, सुबह शाम इसके बाजू पर हल्का सा मसाज कर देना। अभी ऐसे ही काम चलाना। हाँ, शादी के बाद का अमल फिर बताऊंगा। फारूक और उसकी बेगम बच्चे को लेकर वहां से वापस आ गए। फारूक को पैसों के बारे में कोई फिक्र नहीं थी। उसके पास सब कुछ था, बहुत सी नेमतों का मालिक था और महबूब शख्सियत था। अल्लाह ने सब कुछ दे रखा था। एक दिन फारूक के दिल में एक बड़ी मुश्किल पैदा हुई। अजीब सी तबीयत रहने लगी। वो खुशी महसूस नहीं कर रहे थे, ना ही उसे सुकून था, मगर वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके मिजाज में ये बेचैनी कैसी और क्यों है। उस बेनाम सी परेशानी का सबब मालूम करने के लिए उसने बहुत सोचा, क्या वजह हो सकती है, मगर कोई सिरा हाथ ना आया। आखिरकार एक दफा फारूक ने अपने दोस्त से बात की और अपने दिल की हालत बताई। दोस्त ने फारूक से कहा, हो सकता है ये फिक्रमंदी किसी आने वाली परेशानी की निशानदेही कर रही हो। दोस्त ने उसे कहा कि वो कोशिश करे कि किसी मोहताज की मदद करे, किसी के काम आए, किसी बेसहारा की मदद करे। मुमकिन है इससे आने वाली मुसीबत टल जाए और उसके दिल को सुकून मिले। फारूक ने अपने दोस्त की बात सुनी और उस पर अमल करने की ठान ली। वो साथ दुआ भी करता कि उसके हाथ से किसी की मदद करके अगर दिल का सुकून मिलता है
تو مولا مجھ سے یہ کام ضرور لے۔ ایک دن واک کے دوران اس نے ایک دکاندار کو دیکھا جس کی چھوٹی سی دکان تھی جس میں مختصر سی چیزیں تھیں۔ آدمی کچھ بوڑھا بھی تھا۔ فاروق نے فوراً اس کی دکان سے جا کر بہت ساری بلا وجہ چیزیں لیں۔ وہ شخص بے حد خوش ہو گیا کہ اس کا تقریباً سارا مال بک گیا۔ فاروق صاحب نے اسے کہا، میں تمہاری دکان میں اور مال ڈال دیتا ہوں، میری طرف سے تحفہ سمجھ لینا۔ وہ غریب آدمی خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا۔ اس نے فاروق صاحب کے ہاتھ چومے اور ڈھیروں دعائیں دی۔ فاروق صاحب کے دل کو کچھ تسلی ہوئی مگر مکمل سکون نہ تھا۔ فاروق نے ان غریبوں کی مدد کرنا شروع کی۔ انہیں اپنے بیٹے دانیال کی بہت زیادہ فکر تھی۔ اکثر اس کے بازو کا مسئلہ شروع ہو جاتا اور پھر درد سے اس کی بلند و بالا چیخیں کئی رات ان دونوں میاں بیوی کو سونے نہیں دیتی تھیں۔ وہ تیل جو عامل بابا نے دیا تھا وہ بھی زیادہ دیر اثر نہیں دکھاتا تھا، بس ذرا درد میں کمی ہو جاتی تھی مگر ہاتھ اسی طرح رہتا تھا۔ ماں باپ بچے کا درد محسوس کر کے روتے اور اسے تسلی دیتے تھے مگر کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اب دانیال 17 سال کا ہو چکا تھا۔ ایک دن فاروق صاحب اپنے آفس سے گھر جا رہے تھے کہ اچانک ایک عورت سڑک کراس کرتے ہوئے ان کی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ ڈرائیور نے وقت پر بریک تو لگا لی تھی مگر اس کو گاڑی لگی اور وہ سڑک پر گر گئی۔ فاروق صاحب گھبراتے ہوئے تیزی سے گاڑی سے اترے اور جلدی سے اس عورت کو سہارا دیا۔ اسے چوٹ تو آئی تھی مگر اسے اپنے سے زیادہ وہاں بکھرنے والے سالن کا غم تھا جو وہ بازار سے لے کر گھر جا رہی تھی۔ اسے اپنی بچی کے کھانے کی فکر تھی۔ اس کے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، گویا بہت زیادہ نہیں تھا مگر تکلیف تھی۔ وہ بار بار کمر پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی تھی، میرا سالن گر گیا، میری بچی بھوکی رہے گی، اب یہ کیا کیا تم نے؟ جب فاروق صاحب نے تسلی دیتے ہوئے غور سے دیکھا تو وہ وہی عائشہ تھی جس کے گھر سے کچھ فاصلے پر فاروق صاحب کی گاڑی کا ٹائر بدلتے ہوئے عائشہ کو بیمار بچی کے لیے پیسے دیے تھے اور پھر انہیں ہاسپٹل بھی چھوڑ کر آئے تھے۔ پاس کھڑا ڈرائیور بھی پہچان چکا تھا، فوراً بولا، سر یہ تو وہی خاتون ہے، یاد ہے کچھ؟ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ فاروق صاحب نے ہاں میں سر ہلایا اور بولے، بی بی میں آپ کو اس سے زیادہ سالن لے دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ آؤ، مرم پٹی کے بعد آپ کو زیادہ کھانا لے کر گھر چھوڑ دوں گا۔ عائشہ کو اس وقت صرف کھانے کی فکر تھی جو وہ اپنی بیٹی کے لیے لے کر جا رہی تھی۔ ہاں صاحب، خدا کے لیے مجھے سالن لے دینا، میری بچی کل کی بھوکی ہے، بڑی مشکل سے پیسے ملے تھے، اس کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بول رہی تھی، ہاں فکر نہ کرو، ابھی لے کر چلتے ہیں۔ وہ اسے لے کر قریبی ڈاکٹر کے پاس گئے، سارا چیک اپ کروایا، مرہم پٹی کروائی اور دوا لے کر گاڑی میں بٹھایا۔ اس کے بعد فاروق صاحب نے ایک ہوٹل سے 3-4 قسم کے مختلف کھانے اور نان پیک کروائے اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے عائشہ سے کہا، میں نے تمہارے اور تمہاری بچی کے لیے کافی سارا کھانا پیک کروا لیا ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ اب یہ بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ اس نے جگہ بتائی اور شکریہ ادا کیا۔ تب فاروق صاحب نے اسے پرانا واقعہ یاد کروایا۔ تب عائشہ کو سب یاد آ گیا۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیشہ فرشتہ بن کر میرے مشکل وقت میں کام آتے ہیں صاحب، نہیں اس بار تو میری گاڑی نے تمہیں زخمی کر دیا۔ فاروق صاحب نے ہنس کر کہا، مگر صاحب ان زخموں نے میرے 2-4 دن کی فکر ختم کر دی ہے، اتنا بہت سا کھانا ہم دونوں ماں بیٹی کے لیے بہت ہے، بچی پیٹ بھر کر کھانا کھائے گی تو میرا ہر درد ختم ہو جائے گا۔ آپ تو مسیحا ہیں صاحب جی، عائشہ نے رونتی ہوئی آواز میں کہا۔ اچھا تمہارا شوہر کیا کرتا ہے اور گھر میں اور کون کون ہے؟ پرانی سی گلی کے قریب پہنچ کر فاروق صاحب نے پوچھا۔ شوہر ہوتا تو میں یوں ماری ماری نہ پھرتی صاحب، بچی کے سر سے باپ کا سایہ بہت پہلے ہی اٹھ گیا تھا، سسرال والوں نے یہ کہہ کر نکال دیا، بیٹا نہیں رہا تو تم سے کیا رشتہ، ماں باپ ہوتے تو مجھے اپنے پاس رکھ لیتے، بس کسی خدا ترس آدمی نے ایک کمرہ دے رکھا ہے، گھروں میں کام کر کے جو کچھ ملتا ہے کمرے کا کرایہ دے دیتی ہوں، اس بار پیسے جلدی ختم ہو گئے تھے، مہنگائی بھی تو بہت بڑھ گئی ہے نا جی، بس یہاں پر ہی اتار دیں، اس گلی میں کمرہ ہے۔ وہ ایک دم بولی۔ گاڑی روک دی گئی۔ فاروق صاحب نے کچھ دیر سوچا اور بولے، یہ کارڈ رکھو، اس پر فون نمبر لکھا ہے، 2 دن بعد مجھے فون کرنا، میں بیگم صاحب سے بات کرتا ہوں، انہیں گھر کے کام کے لیے ایک نوکرانی چاہیے تھی، تمہارا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہماری بیگم کا بھی۔ فاروق صاحب نے کارڈ دیتے ہوئے مسکرا کر کہا،
मैं तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त कर दूंगा। आयशा कार्ड लेकर शुक्रिया अदा करते हुए बोली, खुदा आपकी हर परेशानी दूर फरमाए, और चली गई। ड्राइवर और फारूक साहब भी अपने बंगले की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में ड्राइवर ने पूछा, सर, बेगम साहिबा के पास तो काम करने के लिए नौकरानियां हैं, फिर आपने क्यों कहा कि उन्हें जरूरत है? फारूक साहब बोले, हाँ जानता हूँ, लेकिन आयशा काफी परेशान और जरूरतमंद लग रही थी। इस तरह उसकी रिहाइश का मसला हल हो जाएगा और घर में कोई ना कोई काम निकल ही आते हैं, देख लूंगा। फारूक साहब ने अपनी बेगम को सारी बात बताई और कायल किया उसे सर छुपाने के लिए डेरे पर जो खाली क्वार्टर है दे देते हैं और उसकी बेटी को स्कूल में डाल देंगे। कहती है कि लायक है, पहली 5 जमातें पढ़ी थी, फिर हालात की वजह से तालीम छोड़नी पड़ी। घर के कामों में लगा लेना। खुदा ने हमें बहुत दिया है और पता नहीं किसके नसीब का हम खा रहे हैं। उनकी बेगम भी खावंद की तरह नरम दिल की मालिक थी। कुछ देर सोचने के बाद बोली, ठीक है, आप बुला लें, मैं दूसरी मुलाजमा से कहूंगी उसे काम समझा दे। अगले दिन फारूक साहब का ड्राइवर आयशा को बताया कि फारूक साहब ने तुम्हारे रहने का बंदोबस्त कर दिया है, तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और क्वार्टर भी। चौधरी साहब बहुत नरम दिल हैं और उनकी बेगम भी तकरीबन ऐसी ही हैं। तुम वहाँ ऐश करोगी। अच्छा, मैं 2 दिन बाद आऊंगा तुम्हें लेने। तुम अपना सामान बांध लेना, टूटा फूटा यहीं रहने देना, क्वार्टर में सामान है। वो कहकर चला गया। आयशा सिर्फ जी जी करती रही। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। खुदा इस तरह भी मेहरबान होता है, बैठे बिठाए हर मुश्किल का हल निकाल देता है। वो अंदर आई और वजू करके शुक्राने के नफल पढ़े, बेटी को सारी बात बताई और कहा, अब हमें पैसों की कोई फिक्र नहीं होगी। अल्लाह ने ऐसा सबब पैदा कर दिया है कि सारे मसाइल हल हो गए। वो दोनों खुशी खुशी सामान पैक करने लगी। सारी फालतू टूटी फूटी चीजें उन्होंने कबाड़ में बेच दी। अब मुख्तसर सा सामान था। 2 दिन गुजरने के बाद वो ड्राइवर फिर आया और बताया कि उन्हें लेने आया हूँ। दोनों ने गाड़ी में सामान रखा, कमरे के मालिक को पहले ही बता दिया था और खुशी खुशी ड्राइवर के साथ आ गईं। गाड़ी एक बहुत बड़े बंगले के सामने रुकी। आयशा और उसकी बेटी की आंखें फटी की फटी रह गईं। 2 मिनट बाद ही ये बड़ा सा दरवाजा खुला और गाड़ी अंदर चली गई। दोनों माँ बेटी हैरत से मुंह खोले दाएं बाएं देख रही थी। दाएं बाएं काफी बड़ा बाग था जिसमें सब्जा ही सब्जा था। तरह तरह के फूल खिले हुए थे। खूबसूरत दरख्त और मुख्तलिफ किस्म के गमले दीवारों पर लटक रहे थे। आयशा की बेटी, जिसका नाम साइमा था, उसने पहली बार ऐसी कोई जगह देखी थी। आयशा के लिए भी एक अलग ही दुनिया थी, मगर वो बड़े लोगों के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी कि उनका रहन सहन कैसा होता है। लोगों के घरों में काम करके और बातें सुनकर बहुत कुछ पता चल जाता है। गाड़ी से उतरकर दोनों मुंह उठाकर इधर उधर देख रही थी। दूर लॉन में चौधरी साहब और उनकी बेगम बैठे चाय पी रहे थे। उन्होंने ड्राइवर को आवाज दी कि उन्हें इधर ही ले आओ। ड्राइवर आयशा और उसकी बेटी को उधर ले गया। करीब पहुंचकर दोनों ने अदब से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो साइमा? फारूक साहब ने आयशा की बेटी का हाल पूछा और साथ ही अपनी बेगम को बताया, ये है आयशा और उसकी बेटी साइमा। उस दिन मेरी कार से यही टकरा गई थी, जख्म भर गया है आयशा। उन्होंने आयशा की तरफ देखते हुए कहा, जी सर, काफी बेहतर हो गया है, बस अब तो हल्का सा दर्द है और निशान बाकी रह गया है। आयशा ने बड़े अदब से जवाब दिया। बेगम साहिबा ने भी दोनों का हाल पूछा और इधर उधर की चंद बातों के बाद ड्राइवर को कहा कि इन्हें ले जाकर अपने डेरे का वो क्वार्टर दिखा आओ ताकि ये सामान रख सकें। आयशा और साइमा दोनों ने शुक्रिया अदा किया और ड्राइवर के साथ वापस गाड़ी में बैठ गईं। फारूक साहब का ड्राइवर कुछ ही फासले पर था। गोया आयशा के लिए ये पैदल का रास्ता था, मगर बड़े लोगों की बड़ी बातें। वो लोग गाड़ी पर आते जाते थे। ये डेरा भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा था। ड्राइवर उन्हें अंदर लेकर गया। क्या खूबसूरत जगह थी। एक बड़ा सा कमरा था, साथ में ही एक और कमरा था, अटैच बाथ और कुछ फासले पर किचन था। बड़ा सा लॉन जिसमें खूबसूरत फूल लगे थे। एक प्यारा सा झूला भी था जिसे देखकर साइमा के होंठों पर खुद ही मुस्कुराहट आ गई। वो चीजें रखकर फौरन झूले पर बैठ गई। अब ड्राइवर जा चुका था। उन्होंने एक जगह अपना सामान रखा और फिर दोनों ने पूरे क्वार्टर को घूम फिर कर देखा। इतना बड़ा और साफ सुथरा, उनकी तो लॉटरी ही निकल आई थी। नया बेड, नया सामान, किचन में भी सब सूरत की चीजें मौजूद थी।
उनकी खुशी का तो कोई ठिकाना ना था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आयशा ने पूछा कौन, तो ड्राइवर ने बताया बीबी कुछ खाने पीने का सामान लाया हूँ। आयशा ने दरवाजा खोल दिया। ड्राइवर ने किचन में काफी सारी सब्जियां, गोश्त, दूध और चाय का सामान और जरूरत की काफी चीजें रख दी और बोला बीबी ये सामान आपके काफी दिनों तक चल जाएगा, तब तक तुम्हें इन जगहों का पता भी चल जाएगा, फिर जाकर खुद चीजें ले आना। यहाँ कुछ ही फासले पर बाजार है, जरूरत की तमाम अशियां वहाँ मिलती हैं, एक क्लिनिक भी है, कभी दवा की जरूरत हो तो ले आना। अच्छा मैं चलता हूँ। जाते जाते वो फिर रुककर बोला और हाँ याद आया, साहब ने ये मोबाइल तुम्हारे लिए भेजा है, इसमें मेरा नंबर सेव है और बेगम साहिबा का भी, इस डॉक्टर का भी है। साहब ने कहा था कि कोई जरूरत पड़े तो इसे इस्तेमाल कर लेना। आयशा ने खुशी से फोन लिया और कहा बेगम साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना, ये लोग तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हैं, खुदा इन्हें बहुत नवाजे, बहुत खुशियाँ दे जी। ड्राइवर आमीन कहकर चला गया। आयशा ने कुंडी लगाई और अंदर आकर साइमा को मोबाइल दिखाया। दोनों काफी देर उसमें देखते रहे। फिर दोनों ने मिलकर फ्रिज में चीजें रखी और बाकी सामान समेटा। नरम नरम बिस्तर पर लेटकर सुकून से कुछ देर दोनों सो गईं। आयशा की आंख जल्द खुल गई क्योंकि उसके जहन पर सवार था कि अभी हांडी भी बनानी है। ऐसी सुकून भरी नींद उसे शायद ही पहले कभी आई हो। उसने उठकर एक लंबी अंगड़ाई लेकर जैसे अपनी सदियों की थकन को उतारा हो और किचन में जाकर हांडी बनाने लगी। शाम भी इसी तरह गुजर गई। रात का खाना खाकर दोनों देर तक बातें करती रहीं। अब अगले दिन उन्हें साहब के बंगले में जाना था। अब तो जो भी काम देंगे मैं करूंगी। आयशा ने बेटी से कहा साहब ने हम पर इतनी मेहरबानी की है, उनका एहसान है, हमें उनका काम दिल लगाकर करना चाहिए। बिल्कुल अम्मा, ये लोग बहुत अच्छे हैं, हमारा कितना ख्याल किया है, साइमा ने माँ की गोद में सर रखते हुए कहा। काफी देर बातें करने के बाद दोनों माँ बेटी सो गईं। सुबह उठ के नाश्ते से फारिग ही हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और आयशा ने जाकर देखा तो फारूक साहब का ड्राइवर ही था। सलाम बीबी, आ जाओ, मैं आपको लेने आया हूँ। ड्राइवर ने कहा साहब की तरफ जाना है ना? हाँ मैं तैयार हूँ, बस 2 मिनट रुक जाओ, मैं साइमा को लेकर आती हूँ। आयशा ने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा और जल्दी से अंदर जाकर बेटी से कहा कि बाहर गाड़ी हमें लेने आ गई है, चलो साहब की तरफ जाना है। आयशा ने फोन पकड़ा और क्वार्टर को ताला लगाकर दोनों बाहर निकल आईं। गाड़ी में जल्दी फारूक साहब की तरफ पहुंच गईं। सीधा बेगम साहिबा के पास गईं ताकि घर का काम समझ सकें। बेगम साहिबा ने हाल अहवाल पूछा। कोई मसला तो नहीं हुआ, रात आराम से गुजरी, सब चीजें मिल गई थीं। उन्होंने आयशा से मुस्कुराते हुए पूछा जी जी बेगम साहिबा, अल्लाह का बहुत एहसान है जो आप जैसे सखी दिल वालों से मिलवा दिया, सब कुछ मिल गया, बहुत शुक्रिया। अब आप हमें बता दें हमें क्या करना है। आयशा ने बड़े एहतराम से उन्हें जवाब देते हुए कहा हाँ आयशा, तुम मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, कल ही धुले हैं, और साइमा को अपने साथ ही लगा लो, उसे घर ही पढ़ाने का इंतजाम भी कर देंगे। अभी कपड़े हैंगर में लटकाने सिखा दो, फिर किचन का थोड़ा सा काम है वो बाद में करना, साइमा से सब्जी बनवा लेना। बेगम साहिबा ने कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा जी बहुत अच्छा, अभी कर देती हूँ। वो कमरे में चली गई। बेगम साहिबा ने एक और मुलाजमा को साथ भेजा ताकि घर दिखा दे। आयशा जल्दी जल्दी काम करने लगी। आधा दिन गुजर गया, सारा काम हो चुका था। आयशा ने बेगम साहिबा को बताया कि वो अब फ्री हो चुकी है। उन्होंने कहा अब बेशक चली जाओ क्वार्टर में, अगर जरूरत हुई तो फोन कर दूंगी, जगह का पता चल गया है ना, खुद जा सकती हो या गाड़ी छोड़ आए। नहीं नहीं, हम खुद चले जाएंगे, रास्ता समझ आ गया है। दोनों सलाम करके चली गईं। बेगम साहिबा ने उनका किया हुआ काम देखा और उन्हें बहुत पसंद आया। वो समझ गईं कि ये काम कर सकती हैं। अब दोनों रोज सुबह आती और अक्सर शाम को वापस जाती थी। कभी कोई काम तो कभी कोई काम होता। इसी दौरान बेगम साहिबा ने साइमा के लिए एक टीचर का बंदोबस्त भी कर दिया था। वो अच्छी टीचर थी, तकरीबन 2 घंटे पढ़ाकर जाती। साइमा बड़े शौक से पढ़ती थी, उसे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन अपनी पिछली जिंदगी में वसाइल न होने की वजह से अपने शौक का इजहार अपनी माँ से ना करती थी, कहीं माँ किसी मुश्किल में ना पड़ जाए। बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब अल्लाह ने उसके लिए खुद ही रास्ता निकाल दिया था, तो वो क्यों ना उससे फायदा उठाती। रोज तेजी के साथ साथ पढ़ाई में आगे से आगे बढ़ने लगी थी। उसकी टीचर भी हैरान थी कि वो कितने शौक से पढ़ती है और कितना अच्छा याद कर लेती है।
आयशा उसे पढ़ता देखकर दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपने मालिकों की मेहरबानी पर रश करती थी। उनके हालात भी काफी अच्छे हो गए थे। आयशा ने एक बात नोट की थी कि छोटे चौधरी साहब दानियाल साइमा को आते जाते देखते हैं, मगर कभी कोई बात ना की थी। ऐसी नजरों को आयशा समझती थी। इन नजरों में प्यार पसंदीदगी नुमाया थी। चंद बार काम के सिलसिले से छोटे साहब के कमरे के पास से गुजरते हुए उसने अजीब सी चीखों की आवाजें सुनी थी। उसने बेगम साहिबा से पूछा भी था। उन्होंने कहा कि फिल्म लगाकर बैठा होगा, कोई खास बात नहीं, ये उनका मामला है, हमें नहीं बोलना चाहिए। वक्त गुजरता गया। साइमा काफी कुछ सीख चुकी थी। फारूक साहब अक्सर उसकी जहानत की तारीफ करते थे। वो भले ज़हीन थी मगर बहुत मासूम थी। दुनिया के नशीबो फराज से नावाकिफ खिलती कली थी। दानियाल जब भी लॉन में बैठा होता उसकी नजर साइमा पर होती, मगर कभी उसने कोई गलत हरकत नहीं की थी, ना कभी उससे कोई बदतमीजी की थी। आयशा ये सब देखकर बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी। अपनी बेटी को इस बंगले की मालकिन के रूप में देखने की ख्वाहिश उसके दिल में जागने लगी। वो दुआ करती कि काश बेगम साहिबा को भी वो सब नजर आ जाए जो वो देख रही थी। साइमा अपने में मस्त थी। हर वक्त किताब उसके हाथ में होती। कुछ काम अपनी अम्मा के साथ भी करवा देती थी और फिर किताब लेकर बैठ जाती। पढ़ना उसका पसंदीदा काम था। कभी कुछ समझ ना आता तो वो छोटे साहब यानी दानियाल से पूछ लेती। दानियाल बड़ी तवज्जो से उसका मसला हल कर देता। वो भी शुक्रिया अदा करके उठ जाती। बेगम साहिबा उससे कम ही काम करवाती थी। वो भी यही चाहती कि अगर उसे शौक है तो दिल लगाकर पढ़ ले। दोनों जब वहां से फारिग होकर अपने क्वार्टर में आती तो खाने से फ्री होकर दिन भर की बातें एक दूसरे से शेयर करती थीं। साइमा के मुंह से आयशा ने कभी ऐसी कोई बात नहीं सुनी थी जिससे जाहिर हो कि वो दानियाल को पसंद करती है, या फिर दानियाल ने कभी उसका हाथ पकड़ा हो या कोई इशारतन इजहार पसंदीदगी किया हो। शायद साइमा ऐसी फीलिंग से आजाद थी। आयशा ने सोचा अभी मेरी बेटी मासूम है, बाहर की दुनिया का नहीं पता। अगर इतने बड़े घर में इसकी शादी हो जाए तो हमारी तो किस्मत बदल जाएगी। अब आए दिन आयशा ऐसे ख्वाब देखने लगी, लेकिन उसने इजहार कभी किसी पर नहीं किया था। एक दिन अचानक काम करते करते बेगम साहिबा ने उसे बुलाया और कहा कि मेरे साथ कमरे में आओ। वो उनके साथ चली गई। उन्होंने आयशा को अपने पास बिठाया और बातें करते करते उन्होंने अपने बेटे दानियाल के लिए साइमा का हाथ मांग लिया। आयशा को तो मुंह खुले का खुला रह गया। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो ख्वाब वो देख रही थी वो इस तरह पूरा होगा, वो भी बगैर किसी मसले के। उसे कुछ भी नहीं करना पड़ा था। बेगम साहिबा ने तो खुद ही इस ख्वाहिश का इजहार कर दिया था जो आयशा के दिल में पता नहीं कब से चल रही थी। आयशा ने हैरानी से पूछा, बेगम साहिबा आप क्या कह रही हैं? आप कहाँ और कहाँ हम? हमारा कैसा जोड़? और क्या आप सोच समझकर ये बात कह रही हैं? आपने साहब से पूछा है? ये कैसे मुमकिन है? उसने बज़ाहिर हैरत से पूछा। अंदर ही अंदर आयशा के दिल में लड्डू फूट रहे थे, मगर वो फिर अपने कानों से सुनी गई बात पर यकीन करना चाहती थी। हाँ हाँ भाई, फारूक से मैंने खुद बात की है, वो भी राजी हैं। बाकी अमीरी और गरीबी इंसान के अपने हाथ में तो नहीं है ना, ये तो सब खुदा की मर्जी है। किसी को बहुत देते और किसी को बहुत कम। बस इंसान का इखलाक अच्छा होना चाहिए, दीनदार हो, इखलाक वाला हो, ख्याल रखने वाला हो। तुम्हारी बेटी में ये सारी खूबियां हैं। आखिर इतने अरसे से तुम हमारे साथ हो, इंसान को पता चल जाता है। मैंने तुम्हारी बेटी में बहुत सारी खूबियां देखी हैं और हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हमें साइमा जैसी बहू चाहिए। तुम कुछ ना सोचो अब और बस हाँ कर दो ताकि शादी की तैयारियां शुरू हों। बेगम साहिबा ने एक ही सांस में उसे सारी बात बता दी। वो तो ठीक है बेगम साहिबा, आपकी बात सर आंखों पर। ये तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आप जैसे अजीम लोगों की बहू मेरी बेटी बने। मगर क्या आपने छोटे चौधरी साहब से इस बारे में बात की है? उनकी मर्जी पूछी है? कहीं ऐसा ना हो कि मैं हाँ कर दूं और उन्हें इस बात पर एतराज हो। आप पहले उनकी मर्जी पूछ लें। मेरी तरफ से तो आप हाँ ही समझें, बाकी आप जैसा कहेंगी, जो कहेंगी वैसा ही होगा। बस अब आप मेरी तसल्ली के लिए एक बार छोटे साहब से उनकी मर्जी मालूम कर लें। हम तो आपके गुलाम हैं। बेगम साहिबा
उसने जल्दी से बेगम साहिबा का हाथ पकड़कर चूम लिया। आयशा की खुशी की इंतहा ना थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो पूरे शहर में शोर मचा दे कि मेरी बेटी इतने बड़े घर की बहू बनने लगी है। उसके लिए तो आज जैसे ईद का दिन था। बेगम साहिबा ने हंसकर कहा, वैसे मैंने दानियाल से बात की थी, लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार फिर पूछ लेती हूँ। तुम फिक्र ना करो, मैं बात करके तुम्हें बताती हूँ कि उसने क्या जवाब दिया है, फिर तो तुम राजी हो ना। उन्होंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जी हाँ बिल्कुल, मैं तो अब भी राजी हूँ। आयशा ने भी उनकी मुस्कुराहट का जवाब मुस्कुराकर दिया। आयशा ने अपने क्वार्टर जाते ही साइमा को ये खुशखबरी सुनाई। वो हक्का बक्का अम्मा की शक्ल देखने लगी। ये क्या कह रही हैं अम्मा, वो तो साहब लोग हैं और हम, ये भला कैसे मुमकिन है। उसने हैरत का इजहार किया। ये सब मुमकिन है मेरी बच्ची, अल्लाह बड़ा कारसाज है, देने पर आए तो दिल खोल कर देता है। नहीं देखता कि पेवंद लगे कपड़े पहनने वाले को देना है या कीम ख्वाब पहनने वाले को, उसका काम तो बस देना है, किसी की भी झोली भर दे। आयशा ने प्यार से बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। दोनों ने खूब बातें की और सो गईं। अगले दिन चौधरी साहब के घर जाते हुए दोनों के जज्बात में एक अजीब तरह की झिझक थी। साइमा अपने तौर पर एक शर्मीली सोच में थी और आयशा खुशी के तहत आने वाले वक्त को एंजॉय कर रही थी। आयशा हस्बे मामूल अपने कामों में लग गई, मगर साइमा को काम करने से बेगम साहिबा ने मना कर दिया, बल्कि उसे कहा कि तुम बैठकर पढ़ो, तुम कोई काम ना करो। साइमा को और क्या चाहिए था, उसे तो पहले ही पढ़ाई से बहुत मोहब्बत थी। उसने किताबें पकड़ी और लॉन में ही पढ़ने बैठ गई। बेगम साहिबा ने उसे 2-4 किताबें और दी ताकि वो अपने इम्तिहान की तैयारी दिल जमई से करे। आयशा जब चाय बना रही थी तो बेगम साहिबा ने उसे अपने पास बुलाया और अपने सामने कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, हाँ मैंने तुम्हारी तसल्ली की खातिर दानियाल से बात की थी, उसे कोई इतराज नहीं है, वो बल्कि खुश हुआ था। मुझे लगता है कि ये उसे पसंद है। तुम ऐसा करो कि इन सब बातों को छोड़ो और कुछ अच्छे से कपड़े अपने लिए बना लो। साइमा के लिए मैं खुद देख लूंगी, जहेज की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने सब कुछ है, अल्लाह का दिया इतना है कि किसी चीज की जरूरत नहीं। आयशा ने खुशी से कहा, जैसा आप कहें, मैं आज ही तैयारी शुरू करती हूँ। वो उठकर जाने लगी तो बेगम साहिबा ने कहा, रुको, मेरे ख्याल में अगले ही हफ्ते शादी हो जाए तो बेहतर है। हाँ, सबके सामने मुझे आप ही कह लिया करो, बुरा लगता है बेगम साहिबा कहना, और साइमा को भी समझा देना बेगम साहिबा ना कहे। जी बेहतर, जैसा आप कहें बेगम। नहीं आपी, वो मुस्कुराकर बोली और चली गई। आयशा के हाथ पांव फूलने लगे। इतनी जल्दी, मगर अच्छा है, कोई धड़का नहीं रहेगा, उसने सोचा। घर जाकर उसने बेटी को बताया तो वो भी हैरानो परेशान हो गई। अम्मा इतनी जल्दी, पर क्यों? मेरी पढ़ाई तो हो ले, कर लेना बाद में, अभी हमें उनकी मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं करनी चाहिए। और हाँ, मुझे याद आया कि बेगम साहिबा, मतलब आप ही ने कहा था कि अब काम पर ना आना, न साइमा को भेजना। एक हफ्ता तो रह गया है, मुनासिब नहीं लगता। अब हम रोज बाजार जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े लाएंगे। आयशा ने बेटी को गले लगाते हुए कहा। तैयारियों में ये दिन बहुत तेजी से गुजर गए। शादी से एक रात पहले मिसिस फारूक ने आयशा को बुलवाकर कहा, क्योंकि अब साइमा इस घर की बहू बन रही है तो तुम्हें एक वादा करना होगा। वो क्या आपी? आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा। वो ये कि अब तुम मेरे घर नहीं आओगी। देखो, मुनासिब नहीं लगता, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी, घर बैठे तुम्हें तनख्वाह उसी तरह मिलती रहेगी, जिस चीज की जरूरत होगी पूरी कर दी जाएगी। सिर्फ एक शर्त है हमारी। आयशा फटी नजरों से उन्हें देखने लगी। एक ही बेटी है और उससे भी ना मिलूं, उसने सोचा, मगर बेटी के अच्छे मुस्तकबिल की खातिर खामोशी से मान गई। दिल बहुत रोया, मगर आंसुओं पर काबू पा लिया। घर जाकर बेटी को बड़ी मुश्किल से इस बात पर राजी किया। शादी हो गई। आयशा ने दुआओं और आंसुओं में बेटी को रुखसत किया। यूं कहो, बेटी को छोड़कर खुद रुखसत हुई। आयशा उदास रहने लगी, मगर बेटी की और बेगम साहिबा की बात याद रखते हुए उसने कभी बेटी से राब्ते की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन दिल इतना बेताब हुआ कि उससे रहा नहीं गया। उसने रूप बदलकर चौधरी साहब के घर जाने का सोचा। उसने भिखारन का रूप धार कर वहां जाने की ठानी। वो वाकई भिखारन लग रही थी। चौधरी साहब के घर का गेट खुला था, वो अक्सर ही खुला रहता था। वो अंदर चली गई, मगर ये देखकर उसकी जान निकल गई कि घर के बीच में उसकी बेटी जमीन पर बैठी है और उसके इर्द गिर्द बहुत से बकरों की सीढ़ियां पड़ी हैं।
اس کے سامنے چھوٹا چودھری یعنی اس کا میاں بیٹھا ہے، ایک سائڈ پر چودھری فاروق اور بیگم صاحبہ کھڑے ہیں۔ ایک عامل بابا سائمہ کے ارد گرد چکر لگاتا جا رہا تھا اور کچھ پڑھ پڑھ کر اس کے سامنے کھڑے برتن پر پھونک مارتا جاتا۔ اس برتن میں شاید پانی تھا۔ عائشہ چھپ کر یہ سب منظر دیکھتی رہی۔ کچھ دیر بعد عامل نے وہ برتن اٹھایا اور اس کے پانی سے چھوٹے چودھری کے بازو کو گیلا کیا، پھر وہ برتن واپس اسی جگہ پر رکھ دیا۔ 2-3 بار ایسا کرتا رہا اور بازو پر پانی ڈالتا رہا۔ عائشہ کو وہاں کھڑے گھنٹہ گزر چکا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تب اچانک ایک ملازمہ باہر سے اندر جانے لگی۔ عائشہ نے فوراً سے اسے روکا اور ایک طرف لے جا کر اپنا چہرہ دکھایا اور منت کی کہ اس رات سے پردہ اٹھائے اور اسے سچ بتائے۔ تب اس ملازمہ نے بتایا کہ چند سال پہلے ایک عامل نے کہا تھا صاحب کے بازو ٹھیک ہونے کے اور نظر بد اتارنے کے لیے شادی کے بعد اس کی بیگم پر یہ عمل کیا جائے تو تب صاحب جی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے چودھری صاحب نے جلد شادی کی اور تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا۔ تم بھی ماں ہو، بیٹی کو اس طرح نہیں دیکھ سکو گی، مگر سچ پوچھو یہ نیکی ہے۔ اگر صاحب ٹھیک ہو گئے تو تمہاری بیٹی کی بہت قدر بڑھ جائے گی، بس دعا کرو صاحب ٹھیک ہو جائیں۔ وہ کہہ کر چلی گئی اور عائشہ زندگی کے اس کھیل پر حیران تھی۔ بس اب دعا ہی تھی اپنی بیٹی کے لیے، اور وہ چپ کر کے واپس چلی گئی۔